मैं उसकी हरकतों से अब परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे बदला लेता हूँ। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे होटल ले गया। फिर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया। मधु, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 3 महीने अपनी जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरा नाम है मेहरुनिशा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज वीडियो में जिनकी बात हो रही है उनका नाम संदीप है। उनकी उम्र 35 साल है और ये पेशे से वकील है। आज की कहानी इनकी ज़ुबानी। शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख, आज की रात अपनी पत्नी को काबू में करके रखना, नहीं तो वो ज़िंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त रंजीत मजाकिया अंदाज में मुझसे ये सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इससे ये सब कहाँ होगा, ये तो ज़िंदगी भर इसका गुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरी नई नवेली दुल्हन मधु सर तक चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे पड़े थे। मेरे तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतने वक्त हो ही जाते हैं। तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात मधु मेरे साथ होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करते और अपनी तमाम ख्वाहिशातें पूरी करते। लेकिन शायद मेरे और मधु के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसीलिए वो मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से मधु के करीब गया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थी और वह दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब की फूल की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो मधु मेरी ही है और ज़िंदगी की हर रात मुझे इसके साथ ही गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई? यकीनन वो बहुत थकी होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया था। मैंने फौरन नज़रें झुका ली कि कहीं मेरी ही नज़र ना मेरी पत्नी को लग जाए। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने को आ गया तो एक दफ़ा फिर से मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई मधु को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंखें खुल गईं और वो ऐसे करंट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जगी है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। फिर मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी है। मैंने साइड टेबल पर रखे अंगूठी को मधु के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। मधु का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की भी कोशिश मत करो। आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं।
मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात तो मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता तो वो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे वक्त देना चाहता था। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना और एक नई जिंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वो अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वो दोबारा चादर ओढ़ सो गई और मैं भी करवट बदल कर लेट गया और सोच में पड़ गया कि आखिर मधु का रवैया इतना रूखा हुआ क्यों है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सारे अरमान टूट गए। मुझे ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को सोहबत, मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता था। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो वो रात वाली नाराज सी मधु कहीं गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा का उसने बड़े प्यार से पैर छुआ। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरीके से तैयार हुई और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारी घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन से भी वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैंने मधु के कान में कह दिया था कि आज रात मेरे आने से पहले वो अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। मधु ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसकी दिल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने नर्म लहजे में उसे कहा, मधु, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, संदीप, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तुम जाग चुकी हो और उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। उसके लिए ये सब एकदम अजीब था। वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कहा था कि मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करें। मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता।
मधु के इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब खत्म होने को थी। मैं 35 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थी। मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर हरकतें करती, इसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर भी नहीं जाता और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में गिरा सकती, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि ये 1-2 रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसे हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाकर फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वो पूरी तरह सज संवर कर कमरे से निकल गई। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। मधु वो लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माँ बाप को मनाया था। मधु मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था, पर शायद मेरा एक तरफा प्यार था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो मधु का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब शादी करूँगा तो मधु से ही करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। मधु के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने मैंने दिन रात मधु की सोच में गुजारा था और आज वही मधु मुझे ऐसे तड़पा रही थी कि मैं ये परेशानी किसी से बता नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वो घर वालों के साथ नाश्ता करने में मग्न थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ और मधु तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मधु को 1-2 दिन के लिए उसके मायके छोड़ दो। उसके घर वालों का फ़ोन आया था। वह लोग ये कह रहे थे कि उसकी बुआ फॉरेन में रहती है और मधु से मिलकर जाना चाहती है। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब मैं कमरे में आया तो देखा मधु खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने मधु के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। मैं उसे मायके ले जाने के बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वो हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कुछ वक्त मुझ में वह खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे उसके मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वो अपने मौसी के बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी ज़ुबान पर ताला लग गया। वे दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया। मेरी पत्नी को मेरी मौजूदगी से तो
घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर उसे कोई घिन नहीं महसूस होती। मैं मधु को लेकर अपने घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मधु ना ही अपना इलाज करवाने को तैयार हो रही थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरे चेहरा पड़ चुके थे। वो अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात मैं बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और मधु को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती, लेकिन मधु जोरों कतार रोने लग जाती। ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा था उससे बुरा कुछ नहीं था, लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये थी कि उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। मधु ने पूरा घर संभाल लिया था। मेरी माँ तो उसकी तारीफें करते नहीं थकती थी। मेरे भाई बहन भी हर वक्त भाभी के गुण गाते रहते। कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आ जाया करता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते, और कभी कभी रात में जब उसका फ़ोन आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसीलिए बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। कमल मधु के चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में वो उसका मौसेरा भाई लगता था, पर उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहे थे और हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी ज़रूर थे, पर हम दोनों की बीच की दूरियों से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ़ थे। मगर मधु मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मैंने उससे पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले 1-2 दिनों में मेरे दोस्त के यहाँ शादी में जाना था। उसकी शादी दूसरे शहर में थी, तो उसने हमारी फ़्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग दोनों करा रखी थी। तब मैंने सोच लिया कि अब मधु मुझे अकेले मिलेगी होटल में, तो हर हाल में मधु को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी होगी नहीं। इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि मैं मधु को लेकर जाऊँगा। उसे लेकर मैं निकल गया। मैंने मधु को नहीं बताया था कि हम होटल में रुकने वाले। उसे यही लग रहा था कि हम सीधा उसके घर जाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। मैं उसे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात मैं उसे अपनी मोहब्बत से इस कदर जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी अकड़ निकल जाएगी। जब हम फ्लाइट लेने पहुँचे तब मधु को पता चला कि हम दोनों यहाँ से अकेले जाएंगे, तो वो गुस्से में कहने लगी कि हम दूसरे शहर अकेले नहीं जाएंगे। अब इतनी दूर अकेले वहाँ पर क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर चलिए। मैंने कहा उसने सबको नहीं बुलाया है, बस हम दोनों को बुलाया है। तब मधु नानकुर करके फ्लाइट में बैठ गई। हम दूसरे शहर पहुंच गए। मैं मधु को लेकर होटल पहुंचा तो वो तब भी बहुत नाटक कर रही थी। हम क्यों होटल में रह रहे हैं, हमें सीधा शादी वाले घर चलना चाहिए। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे होटल ले गया, फिर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया। मधु, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 3 महीने अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे ये सब बर्दाश्त के बाहर था। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता कबूल जायज़ है, इसीलिए अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सब कहने के बाद मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वो मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, बल्कि मोहब्बत ही नहीं, मैंने अपने माँ बाप से छुपकर उससे शादी भी कर ली है। मधु की बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये कैसा सच था जो मुझे शादी के 3 महीने बाद पता चला? वो मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है, मोहब्बत करती है। ये बात
मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने मधु को बालों से पकड़ा और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर मधु ने मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे तो होश उड़ गए। मधु ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम प्रकाश था। मधु के मौसी के बेटे कमल का दोस्त था। कमल ने प्रकाश और मधु को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ती रही। मधु ने अपने और प्रकाश के रिश्ते के बारे में घर वालों को बताया था, पर उसके घर वाले मधु की शादी प्रकाश से नहीं करना चाहते थे। इसीलिए इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। प्रकाश मधु को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो वो मधु को अपने घर लेकर जाएगा। पर 1-2 साल बाद भी प्रकाश की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर मधु के घर वाले मधु का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच मेरे पापा ने मधु के पापा से बात की थी तो वो तुरंत इस रिश्ते के लिए मान गए। मधु ने डर के मारे अपने घर वालों को अपनी शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली। जब प्रकाश को मधु की शादी की बात पता चली तो उसने कहा कि तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की। अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसीलिए मधु मुझसे दूर दूर रहती है और शादी से लेकर आज तक वह इसी इंतज़ार में है कि कब प्रकाश अपने घर वालों को मनाएगा और अपने शादी की सच्चाई सबको बताकर उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब कहते हुए मधु फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश की मोहब्बत का दामन थामने इस इंतज़ार में जिंदा थी कि एक ना एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन मधु की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि प्रकाश ने मधु को इस्तेमाल किया है। मैंने मधु को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम प्रकाश के साथ रहना चाहती हो कि मेरे साथ? इस सवाल पर मधु खामोश हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद मधु ने मुझसे कहा, उसे मेरा साथ और स्वभाव बहुत पसंद है। 3 महीने तक एक साथ रहते रहते उसे मेरी आदत हो चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन वो मेरी बहुत इज्जत करती है। मधु की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाज़ा हो गया है कि प्रकाश ने उसे इस्तेमाल किया और वो कभी उसे नहीं लेने आएगा। वो बस उसे झूठी तसल्ली दे रहा है। मैंने मधु को समझाया, तुम बेफिक्र मेरे साथ रह सकती हो और रही प्रकाश की बात, तो मैं वकील हूँ, कानूनी तरीके से तुम्हारा उससे तलाक करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद वो आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत है। बचपने में आकर मैंने गलत इंसान को चुन लिया था। मैंने भी उसे अपनी आगोश में भर लिया था। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स को बनाकर प्रकाश और मधु के तलाक करवा दिए। मधु ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता। लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना लिया था। कहते हैं कि अगर महबूब से मोहब्बत सच्ची हो तो उसके गुनाहों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ। वजह पूछोगे तो सारी उम्र गुजर जाएगी। कहा ना अच्छे लगते हो तो बस लगते हो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।